स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज GS गिल और आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की। इस वीडियो का मकसद यह रहेगा कि इस वीडियो के बाद जो भी मोड इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट या जो भी मोड इजराइल और हमस का कॉन्फ्लिक्ट लेगा, आप लोग एक बेटर पोजीशन में होंगे उसको समझने के लिए। तो आज की क्लास में हम विस्तार से शुरू करेंगे 1896 से, बाद में विश्व युद्ध एक पे आएंगे, ब्रिटेन और फ्रांस का रोल चर्चा में करेंगे, विश्व युद्ध दूसरे पे आएंगे, यूएन के रोल पे आएंगे, 1948 की अरब इजरायली वॉर को डिस्कस करेंगे, फिर 1956 जो सुइज कैनाल का सीन था उसको डिस्कस करेंगे कि इजिप्ट के अब्दुल नसीर का क्या रोल था उसमें। 1967 पे आएंगे जब फिर से अरब नेशंस ने अटैक करा। 1973 द फेमस योम किपुर वॉर की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फाता का फॉर्मेशन था, फाता क्या है, PLO क्या है, हमास क्या है, कहां से निकल के आया, जो बोला जाता है कि भाई पहला इंतिफाड़ा हुआ, वो इंतिफाड़ा क्या था, है क्या आखिर ये, कैसे हमास और फाता दो चीजें अलग अलग बनी, फाता आज की डेट में USA के साथ क्यों है और हमास ने इजराइल पे अटैक क्यों करा, किसकी बदौलत जो फलस्तीन है वो नॉन मेंबर स्टेट की तरह रजिस्टर हुआ यूनाइटेड नेशंस में, और आज के टाइम के ऊपर अगर हमास ने अटैक करा है तो उसके पीछे क्या क्या सिनारियोज हैं, इन सबको जानने के लिए आज की क्लास में विस्तार से 1896 से हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास के बाद मेरा यह मकसद रहेगा कि भाई जो भी इजराइल फलस्तीन वॉर में हो रहा है, आप लोग उस न्यूज को पढ़ के बेहतर तरीके से एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ। ठीक, चलिए, तो आप देख रहे होंगे ये विश्व युद्ध एक के सीन है, वर्ल्ड वॉर 1 के सीन है, चाहे ये है चाहे इसकी बात करो। तो एक बार पिक्टोरल मेमोरी अपने दिमाग में बसा लीजिए ताकि एक कहानी आपके दिमाग में छप जाए इसका। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि 1914 में विश्व युद्ध एक की शुरुआत हुई थी। साल 1918 तक आते आते विश्व युद्ध एक खत्म हो गया, लेकिन विश्व युद्ध के बीच में एक साल था 1916 का। वो 1916 वाला जो साल था उसमें कुछ हुआ यूं कि भाई जब ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे तो वो एक साइड पे थे। अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं तो ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ थे, उनके अपोजिट में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप पूछोगे जी ये सर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो आज का फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे लेबनान, सीरिया है ना, फलस्तीन वाला रीजन, ये पहले विश्व युद्ध एक के पहले ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ाई लड़ते लड़ते 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते एक बात सोची, कहते कि भाई फ्रांस, ब्रिटेन ने फ्रांस को बोला फ्रांस बात सुनो। फ्रांस बोला जी, बोले कि भाई हम जंग जीत जाएंगे, तो जंग जीतने के बाद जो टेरिटरीज होंगी उनका क्या होगा? तो बोले हम ऐसा करते हैं, एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं पहले ही कि अगर हम युद्ध जीत गए तो युद्ध जीतने के बाद जो टेरिटरीज पे हम कब्जा करेंगे वो हम आपस में कैसे डिवाइड करेंगे। तो जब ये 31 मई 1916 को बैटल ऑफ जटलैंड लड़ने जा रहे थे, उससे तकरीबन 15 दिन पहले 16 मई को इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा जिसका नाम था साइक्स पिकेट अग्रीमेंट। तो साइक्स पिकेट अग्रीमेंट, जिसको एशिया माइनर अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ, और उसके अंदर 3 जनवरी को उन्होंने साइन कर लिया था, लेकिन 16 मई को इन्होंने रेटिफाई करा। रेटिफाई करके इन्होंने ये जाना कि भाई जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज है, आफ्टर द वॉर, ये युद्ध खत्म होने के बाद हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध को जीते भी। तो अब बारी आई उन टेरिटरीज को साइक्स पिकेट अग्रीमेंट यानी कि एशिया माइनर अग्रीमेंट को इफेक्ट देने की। जब इफेक्ट देने की बात आई तो उन्होंने 2 मुद्दों पे काम खेला। सबसे पहले तो टेरिटरीज डिवाइड हुई, ब्रिटेन के हिस्से में इराक और फलस्तीन की टेरिटरी आई। नाम याद रखेगा, अभी मैप पे मैं आपको अभी 2-3 स्लाइड्स के बाद दिखा रहा हूं। इराक और फलस्तीन की टेरिटरी किसके पास आई? ब्रिटेन के पास। और फ्रांस के पास आया सीरिया और लेबनान।
लेकिन साथ में ही इन्होंने एक और काम करा जो आगे जाके फिर से इजराइल की फॉर्मेशन में एक अहम मुद्दा निभाने वाला है। वो ये था कि भाई अगर आप देख रहे हो ब्रिटेन और फ्रांस, तीसरा रशिया भी था इनकी तरफ, लेकिन इधर से जो स्ट्रांग पावर थी वो थी जर्मनी। तो इन्होंने सोचा ठीक है जी, टेरिटरी तो हमने साइक्स पिकेट के तहत डिवाइड कर ली, लेकिन जिसको हमने हराया है वो आगे जाके कभी भी फ्यूचर में हमारे खिलाफ खतरा ना बने, तो उसके लिए भी कुछ कदम लेने चाहिए। तो इसलिए टेरिटरी को डिवाइड करने के साथ साथ इन्होंने जर्मनी को सप्रेस करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी जर्मनी के साथ, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। और उस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर इन्होंने जर्मन्स को पहली बात बोली कि भाई जर्मन्स, तुम लोग ना तो अपनी एक कोई भी स्ट्रांग मिलिट्री बनाओगे, यू शुड नॉट फॉर्म योर स्ट्रांग मिलिट्री, और दूसरा कल को तुम कुछ भी रिसोर्स अर्न कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, वो तुम्हें हमारे और फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बांटने पड़े, ताकि जर्मन कभी भी मिलिट्री उसके पास है नहीं है, नेक्स्ट वो कुछ कर नहीं पाएगा, और जो उसके अपने भी रिसोर्सेज हैं, अपनी टेरिटरी के रिसोर्सेज हैं, उसको ब्रिटेन और फ्रांस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मूव उन्होंने 1919 में खेला। अभी अगर आप देखो तो ये वाला फलस्तीन का हिस्सा है जो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, जो सीरिया और लेबनान वाला केस था वो फ्रांस के पास था, ठीक है, ये इराक का सीन है और ये इजिप्ट का। अभी मैप समझ लीजिए, यहां पे 1900, मैं आपको अगर टेरिटरी बना के भी दिखाऊं तो यहां पे जाके ये इजराइल बनने वाला है, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बना वो भी। चलिए, लेकिन मैप समझ लीजिए, जो प्रेजेंट डे इजराइल है उसके बिल्कुल ऊपर वाली टिप पे है लेबनान, ठीक है, उसके साथ पे ऊपर सीरिया, देन जॉर्डन, और नीचे इस साइड हमारे पास है जी इजिप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये तो हो गई विश्व युद्ध एक की बात, तो मैंने आपको भी फिजिकल एरिया समझा दिया कि भाई जहां पे ये इशू चल रहा है उसका फिजिकली, ज्योग्राफिकली क्या सिनेरियो है, किसके अंडर वो आता है, क्लियर। अभी देखते हैं जो लोग वहां पे बसने आए, ये जूस का एंगल आया कहां से, क्योंकि हमने अभी तक तो जूस आया ही नहीं कोई भी। तो जूस की बात शुरू होती है इस व्यक्ति से, आप इनका चेहरा देख लीजिए, ये इनका ग्रुप है। तो थियोडर हर्जल नाम के एक व्यक्ति थे, 1896 में, 1896 टू बी वेरी प्रिसाइज, इन्होंने वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और बनाई कहां पे, स्विट्जरलैंड के शहर बेजल में। तो इन्होंने बेजल में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिवाइस करा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बोला ज्यूज को कि भाई ज्यूज हमारे लिए, हमारे खुदा ने, हमारे भगवान ने, हमारे गॉड ने एक लैंड प्रॉमिस करी है, और वो लैंड है कहां पे, वो लैंड है फलस्तीन में, और वो हमें ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है, वो हमारी है और हमें वहां पे जाना है। इसी के चलते हुए, ये मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, और वहां पे हमें जाना है। इसी के चलते हुए जो अपना मूवमेंट था जियोनिज्म का कि भाई ज्यूज को वहां पे प्रॉमिस्ड लैंड के ऊपर लेके जाना है, वो शुरू हुआ। और धीरे धीरे चलते चलते ये जियोनिज्म का मूवमेंट आज को आके तो इसने बहुत रूप ले लिए हैं, लेकिन फिर ये जियोनिज्म का मूवमेंट एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट बन के उभरा। तो अभी इन्होंने प्लान तो बना लिया कि जी चलेंगे, पर वहां पे जाएंगे कैसे। और सोचने लायक बात यह भी है कि जहां पे जाने की ये बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी अरब डोमिनेटेड नेशन है या अरब डोमिनेटेड प्लेस है। ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो अरब्स थे वो कब से रह रहे थे वहां पे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो 1896 से जो इनका जियोनिज्म नामक पॉलिटिकल मूवमेंट बनके उभर रहा था और चलते आ रहा था, तो विश्व युद्ध 1 में जब ब्रिटेन और फ्रांस जीते, सब लोग अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो उन सबको देख के इनमें भी एक नेशनलिज्म की भावना जागी कि भाई हम भी जाएंगे अपनी लैंड के ऊपर, हम भी लड़ेंगे उसके लिए। लेकिन इनकी आबादी बहुत कम थी, तो इन्होंने एक प्लान डिवाइस करा। ये बोले करें तो करें क्या, ये बोले हम ना एक प्लान डिवाइस करते हैं और हम लहरों में यानी कि वेव्स में वहां पे चलेंगे, साथ में एक साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने एक प्लान ये डिवाइस करा कि भाई सबसे पहली वेव में जो हमारे ही अमीर व्यक्ति हैं वो जाएंगे जी फलस्तीन में। तो सबसे पहले पहली वेव में रिच पीपल वुड बी गोइंग टू फलस्तीन, वो वहां पे जाएंगे, कुछ देर रहेंगे, रहने के बाद अपनी घर और जमीनें खरीदेंगे। जब वो घर और जमीनें यानी कि लैंड को खरीद लेंगे वहां पे,
तब ये सेकंड वेव जो बाकी ज्यूज की है वहां जाके बसने लगेगी और सेटल होने लगेगी। समझ रहे? तो इन्होंने ये प्लान डिवाइस करा कि पहले अमीरों को लेके चलते हैं, वहां पे जाके खरीदेंगे हमारे लोगों के लिए और फिर हमारे लोग जाने लगेंगे। सो इन फर्स्ट रिच यूरोपियन ज्यूज फलस्तीन में जाएंगे, बाय द लैंड्स, और फिर सेकंड वेव में अदर ज्यूज विल गो एंड विल सेटल देयर। और ये अगर मैं आपको पूछूं, आपको किसके जैसा सिमिलर साउंड हो रहा है? ब्रिटिशर्स जैसा। ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने करा। तो ये जियोनिज्म जो एज अ प्रॉमिस्ड लैंड का कॉन्सेप्ट था, फिर बना पॉलिटिकल मूवमेंट, और पॉलिटिकल मूवमेंट से जूस ने जाके फलस्तीन वाले एरिया की कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। अरब्स जो बरसों से वहां पे रह रहे थे, उनकी लैंड्स में आके अभी कोई एक्सटर्नल पॉपुलेशन बसने लग गया है और पैसों से उनकी जमीनें भी खरीदने लग गया है। अगर आप ये देखो तो ये बेजल स्विट्जरलैंड का ऑफिस है उनका, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वालों का, और ये प्रेजेंट इजराइल में ऑफिस है इसका, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। जब वो वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट बन के उभरा, तो उनको उन्होंने प्रॉपर मेंबरशिप कार्ड्स भी दिए। ये उनका मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन कार्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्काइव्स हैं वहां से मैंने ये लिया। तो ऐसे उनको प्रॉपर एक कार्ड्स भी इशू होते थे, मेंबरशिप कार्ड जिनको बोला जाता था। तो जैसे ही फिर ये मूवमेंट बढ़ी, अमीर जाने लगे, लैंड्स खरीदने लगे, तो अरब्स को कुछ साल बाद इस चीज की रियलाइजेशन हुई। हु आर अरब्स? ऑटोमन एम्पायर, जिसके ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी अपनी टेरिटरीज बांटी थी, वहां पे ओरिजिनल लोग जो बस रहे थे वो तो अरेबियन थे, अरब ही थे। तो अरब्स को धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ। तो अरब्स को जब इस बात का एहसास हुआ तो उनको यह बात पसंद नहीं आई, किसी को भी नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी। तो अरब्स को जो इस बात का एहसास हुआ, उस टाइम तक जो पॉलिटिकली या जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जिसके अंडर ये टेरिटरी थी फलस्तीन की, वो कौन था? वो थे ब्रिटिशर्स। साइक्स पिकेट एग्रीमेंट 1919 में डिवाइड हुआ, तो वो गए जी ब्रिटिशर्स के पास। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि ब्रिटिशर्स आप कुछ कीजिए, ऐसा तो नहीं चलेगा। वो हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, आके जमीनें खरीद रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने उस टाइम के ऊपर, जैसा ब्रिटिशर शुरू से करते आए हैं, किसी का स्टैंड नहीं लिया, किसी का स्टैंड नहीं लिया, ना इधर करे ना इधर करे। दे गेव अ बैलेंस्ड डिसीजन। वो अरब्स को बोले कि भाई आपको दिक्कत है तो हम ऐसे करते हैं, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर देते हैं। अरब्स बोले नहीं बंद करो, बोले नहीं बंद नहीं करेंगे। अरब्स बोले क्यों नहीं करेंगे? कहते क्योंकि हम जूस को परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, इनफॉर्मल टॉक। तो इन्होंने अरब्स को बोला कि भाई इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करा जाएगा, ज्यादा नहीं आएंगे, ये लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करा जाएगा। और ज्यूज को क्या बोला कि भाई हम प्रॉपरली तुम्हारा जो आना है वो बंद नहीं कर रहे, बट यू विल बी अलाउड। तो दोनों को खुश रखा। इसी के चलते हुए जब अरब्स को बाद में एहसास हुआ कि भाई ये तो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, अमीर लोग लिमिटेड में कैपेसिटी में आ रहे हैं, वो लैंड्स फिर भी खरीद रहे हैं, तो यहां से फर्स्ट लेवल के ऊपर ज्यूज और अरब्स का कॉन्फ्लिक्ट पहली बार शुरू होता है। तो पहली बार जो ज्यूज थे और अरब्स थे, फर्स्ट टाइम उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस पॉइंट के ऊपर शुरू होता है। क्लियर? उसके बाद अगर आप ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो वी हैव दिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर यू। सबसे पहले तो ये बैच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहेंगे। इसी में ही आपका मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो हम सारा अपने खर्चे के ऊपर, हमारा अकोमोडेशन, हमारी लॉजिंग, एवरीथिंग, आपको दिल्ली बुलाएंगे। आपके साथ जो मेंटर्स हैं आपके या टीचर्स हैं वो 24/7 एक में यहां पे ही रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आंसर राइटिंग बार बार करवाएंगे रिग्रेसली। और उसके बाद मेंस क्लियर होने के बाद भी आपको इंटरव्यू के लिए 1-on-1 पर्सनल सेशंस और इंटरव्यू फ्री में जो मॉक टेस्ट्स हैं वो दिए जाएंगे। आपको इसमें यह प्रॉब्लम आ रही थी कि सर अगर मैं 2024 की तैयारी कर रहा हूं तो मैं कौन सा लूं, मान लीजिए 2024 में क्लियर नहीं हुआ, देन व्हाट टू डू। 2025 में कईयों को अटेम्प्ट देना था और 2026 कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोविजन लेके आए। राइट? तो अगर आपको ये चाहिए आप सिल्वर पैकेज ले सकते हो जिसकी वैलिडिटी 18 महीनों तक रहेगी और कॉस्ट है इसकी 23,999 रुपए। अगर आप चाहते हो कि भाई सर मुझे 2025 का अटेम्प्ट देना है तो आप ये 26,999 में गोल्ड पैकेज ले सकते हो।
इसमें आपको हर टाइम पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट चल रहा है वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप टीचर्स के कांटेक्ट में रह पाओगे। एंड लास्टली, अगर आपको लगता है कि सर मैं तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे अभी 2 साल, लेकिन मुझे तैयारी अभी से शुरू करनी है ताकि मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और लास्ट ईयर में जाके मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज रिग्रेस प्रैक्टिस करूं, तो आप ये प्लेटिनम पैकेज दैट इज 29,999 ये भी ले सकते हो। एंड मोर ओवर इसका बेनिफिट ये है कि भाई कई बार हमारी जर्नी में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें फिर से ये लगता है कि यार एक बार सर को ना उस मोमेंट पे, उस पॉइंट पे खोल के फिर से सुन लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो सपोर्ट आपको जो रहेगी वो ऑल दिस 42 मंथ्स की जर्नी में आपके साथ रहेगी। ठीक है, इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स तो आप कोड यूज कर सकते हो GS Live एंड यू कैन अवेल दिस कोर्स। ठीक है जी, चलिए उसके बाद इसका PDF चाहिए लेक्चर का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है GS_Gill07 एंड दिस इज माय टेलीग्राम GS_Gill07, आप यहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए उसके बाद आप समझ गए हो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। 1919 में टेरिटरी डिवाइड हो गई थी, लेकिन टेरिटरी डिवाइड के साथ साथ उन्होंने एक काम करा था, वो क्या था? जर्मन्स को सप्रेस करना। अभी जर्मन्स के सप्रेशन के दौरान एक चीज होती है कि राइज ऑफ हिटलर, और ये कब होता है? इंटर वॉर पीरियड में। व्हाट इज इंटर वॉर पीरियड? विश्व युद्ध एक जब खत्म हुआ और विश्व युद्ध दूसरा जब शुरू हुआ, इन दोनों के दौरान जो शांति का पीरियड था, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटर वॉर पीरियड। ठीक है, तो अभी समझिए इंटर वॉर पीरियड में सबसे पहले जर्मनी फिर से उठने लगा। देयर वाज अ राइज ऑफ जर्मनी एंड जर्मनी ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ब्रिटिशर्स ने साइन करवाया था उसको वायलेट करना शुरू करा, अपनी आर्मी मेंटेन करनी शुरू करी, अपने रिसोर्सेज गैदर करने शुरू करे। और हालांकि जब ये कर रहा था जर्मनी को एक रियलाइजेशन हुई, वो बोला कि भाई जो मेरी कंट्रीज में ज्यू रह रहे हैं ना, मेरी कंट्री जो बैकवर्ड जा रही है, पीछे है, वो इन्हीं ज्यूस की वजह से है कि हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसी चीज के चलते हुए जो जिंगोइज्म का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, तो हिटलर ने उसके चलते हुए जो ज्यूस थे उनका मैसेकर स्टार्ट करा, उनके ऊपर एट्रोसिटीज करी गई, एक ट्रेंच खोदा गया। ट्रेंच आपको पता है कि ऐसे जब लड़ाई लड़ते हो, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो सनी देओल और जो सब वो थे, जब वो फाइट कर रहे थे लास्ट मोमेंट के ऊपर, तो किसमें थे वो? ट्रेंचेस में, उसको ट्रेंच बोला जाता है। तो ट्रेंच के आसपास बैक करके ज्यूस को बिठाया गया, उनको पीछे से गोली मारी जाती थी। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये देखिए। उसके बाद ये विमेन है, ये कंडीशन थी ज्यूज वुमेन की जर्मनी के अंदर उस वक्त के ऊपर। एंड लास्टली आपके चेंबर्स जो बहुत फेमस हैं, राइट, नेगेटिवली फेमस है। इनमें ज्यूस को बैठाया जाता था, जहरीली गैस छोड़ी जाती थी एंड दे यूज्ड टू डाई। तो ये सीन हो गया जी जर्मनी में ज्यूस का, और ये अत्याचार को देखते हुए विश्व भर में ज्यूस के लिए सिंपैथी की भावना आने लगी। अभी ज्यूस का जो घर बनाने लगे थे वो कौन था? फलस्तीन। तो इस सिंपैथी की भावना के चलते हुए सब देश सपोर्ट में आ गए कि भाई ज्यूस को ब्रिटेन आप फलस्तीन में जाने दो। और यहां पे ही एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका भी बोला कि ब्रिटेन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप तकरीबन 1 लाख ज्यूस को फलस्तीन में जाने दो। तो लास्टली अमेरिका ऑल्सो रिक्वेस्टेड। इसके बाद ये ज्यूज इस तरह से जहाजों में, समुद्री जहाजों में जाने लगे फलस्तीन की तरफ। ये ओरिजिनल फोटो है उनका ही। एंड देन फिर से जो इनका नंबर था वो बढ़ने लगा वहां पे। जब नंबर बढ़ने लगा तो अरब्स तो पहले ही खफा थे। अरब्स और इनके ज्यूस के बीच में तो फलस्तीन में युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। युद्ध एज इन लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। तो इसको देखते हुए टेंशंस और बढ़ गई। जब टेंशंस बढ़ी तो दोनों ने आपस में फिर से फलस्तीन के एरिया में ही लड़ाई भी लड़नी शुरू कर दी। और जब ये लड़ाई लड़ने लगे तब तक जो वक्त आ गया था वो विश्व युद्ध दूसरे का आ गया था। मतलब जो आपने अभी तक कहानी ये डिस्कस करी कि जर्मनी ने परसिक्यूट करना शुरू करा, उसको देख के विश्व भर में एक सिंपैथी पैदा हुई। सिंपैथी के तहत उनको अलाउ करा गया ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करके। तब तक जो वक्त है वो विश्व युद्ध 2 का आ गया है। विश्व युद्ध 2 में आपको अगर याद हो, ब्रिटेन जीता तो जरूर, लेकिन जीतने के बाद भी उसके भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम एक क्रिटिसिज्म ये मानते हैं कि भाई ब्रिटेन तब तक वीक हो चुका था। तो वहां पे भी जब अरब फलस्तीन वाले एरिया में भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए तो ब्रिटेन वीक हो चुका था। ब्रिटेन को लगा अभी मेरे बस की बात नहीं है, हम अपना पल्ला झाड़ते हैं और ये इशू देते हैं यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि तब तक 1945 में यूनाइटेड नेशंस बन चुका था।
तो ब्रिटेन ये मुद्दा दे देता है यूनाइटेड नेशंस को, और यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर अपना एक स्पेशल कमीशन बनाता है जिसका नाम रखा जाता है यूएनएससीओपी, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन। तो अभी ये मुद्दा चला जाता है, ये मैंडेट चला जाता है सारा यूएनएससीओपी के पास। तो ये है जी आपका यूएनएससीओपी, डिसीजन ले रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। तो जब यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल कमीशन बनाया गया, उसकी जो मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने तकरीबन 2 प्लान बनाया, लगभग 2 प्लान थे मेन उनके पास। 2 प्लान में एक प्लान था जिसका नाम रखा गया मेजॉरिटी प्लान, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसी तरफ थे, उसकी फेवर में थे, और दूसरा था माइनॉरिटी प्लान। मेजॉरिटी प्लान का यह मानना था जी कि जो पार्टीशन करा जाए वो पार्टीशन के फेवर में थे, कि जो मैंने आपको ये ट्रायंगुलर टेरिटरी दिखाई थी वहां पे, इसको पार्टीशन करो, जो इतनी साइड है और जो ये वाली साइड है। यानी कि इन्होंने बोला कि जो गाजा पट्टी है और इस साइड वाले एरिया को इजराइल में बोलते हैं जी वेस्ट बैंक, यहां पे एक टेरिटरी का गठन करा जाए जिसका नाम हम रखेंगे अरब फलस्तीन, अरब फलस्तीन, ठीक है। और बाकी ये सारा एरिया ये दे दिया जाए ज्यूज को, और जिसका नाम रखा जाएगा ज्यूज फलस्तीन। तो इन्होंने पार्टीशन प्लान ये करा। इसके अपोजिट में जो प्लान था उसका नाम था जी माइनॉरिटी प्लान। अभी माइनॉरिटी प्लान का मतलब ये बोले कि भाई एक फेडरल फलस्तीन बनाओ, कि ऐसी कुछ भी डिविजन्स नहीं होंगी, एक फेडरल फलस्तीन हो और जिसमें ज्यूज प्लस अरब्स एक दूसरे के साथ रहेंगे एक ही टेरिटरी में। यह था जी आपका माइनॉरिटी प्लान। तो माइनॉरिटी प्लान फेवर करता था फेडरलिज्म को, कि फेडरल फलस्तीन होना चाहिए। ये बोलते थे 2 अलग अलग होना चाहिए। तो इसी के चलते हुए नवंबर में 29 नवंबर टू बी वेरी प्रिसाइज 1947 में, भारत की आजादी के 2-3 महीने बाद ही यहां पे भी वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग में यह पाया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेजॉरिटी प्लान को फोकस कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी प्लान को एक्सेप्ट करा गया, और मेजॉरिटी प्लान के चलते क्या होना था, एक ज्यूज फलस्तीन, एक अरब फलस्तीन। तो जब दोनों को फलस्तीन बनाने, अपना अपना फलस्तीन बनाने की परमिशन दी गई, तो ज्यूज ने तो बना लिया। और जब ज्यूज ने 1947 की वोटिंग के निर्णय के ऊपर अपना ज्यूज फलस्तीन बनाया, उसका नाम रखा जाता है 1948 में इजराइल। समझ रहे हो? अब जाके इजराइल का मुद्दा होंद में आया, अब जाके इजराइल एज अ कंट्री होंद में आई है, ठीक है, ऑफिशियली बना लिया। लेकिन अरब्स ने, जो अरब फलस्तीन उनको मिला था बनाने के लिए, तो अरब देशों का कोई कंसेंसस नहीं बन पाया और ये अरब फलस्तीन बना नहीं पाए। तो जो गाजा पट्टी वाली और वेस्ट बैंक वाली टेरिटरी इनको मिली थी, वहां पे ये फलस्तीन बना नहीं पाए। अगर आप देखो तो ये वो एरिया है, ठीक है, ये गाजा पट्टी मिली, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया मिला, ऊपर लेबनान है, यहां पे सीरिया, यहां पे जॉर्डन और यहां पे इजिप्ट है। तो ये बना नहीं पाए, ठीक है। अभी नहीं बना पाए तो गुस्सा आएगा कि कोई लोग जो बरसों से चल के हमारे टेरिटरी में आ रहे थे और फॉरेनर्स थे, इसको उन्होंने पहले टेरिटरी लेनी शुरू करी। हम ब्रिटेन के पास गए तो ब्रिटेन ने भी उनको अलाउ कर दिया। उसके बाद फिर से विश्व भर में सिंपैथी के लिए और आके बसने लगे, और बसने लगे तो ब्रिटेन के पास हम फिर गए, ब्रिटेन ने मुद्दा यूएन को सौंप दिया, और यूएन ने क्या करा, इनको परमानेंटली एक टेरिटरी दे दी। तो अरब देश तो गुस्साएंगे। इसी के चलते हुए अरब देश गुस्सा हो गए, और जितने भी मैं आपको देश अभी बताए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, जो 4 थे, इनके साथ एक मुल्क आया इराक। तो 1948 में ये एक प्लान बनाते हैं। ये बोले कि भाई इजराइल जो देश बनाया गया है, इजराइल जो जूस फलस्तीन बना है, उसको मिटाना है। तो ये 5 मुल्क आके, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और इजिप्ट, ये सारे के सारे अरब मुल्क हैं, ये आके अटैक कर देते हैं इजराइल के ऊपर। ये अटैक्ड इजराइल, और इसी को आपको बोला जाता है कि जी पहला अरब इजराइल युद्ध, ठीक है। चलिए, इससे पहले वाले अरब फलस्तीन थे, ये अरब इजराइल वॉर हुई। तो इसमें क्या हुआ कि भाई यूएन इंटरवीन करा, और इन दोनों के बीच में 1949 में एक आर्मस्टाइन साइन करवाया। और आर्मस्टाइन जब साइन मतलब समझौता करवाया, समझौता होने के बाद ये आप पहली पिक्चर देख रहे हो एब्राहम ब्रेन एडन की। ये इजरायली सोल्जर हैं और ये अपना झंडा फहरा रहे हैं कि हाँ, जो टेरिटरीज हमें यूएन ने दी थी, फाइनली अटैक के बाद भी इजराइल वहां पे काबिज है। उसके बाद सब कुछ सही चलता है, चलता है जी, चलता है। साल आता है 1956 का।
अभी आप सोचो, अरब देश कितने खफा हैं अभी तक। उन्होंने वॉर भी करी लेकिन यूएन ने आके फिर से समझौता करवा दिया। इसी के चलते हुए एक सीन होता है इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट में गमाल अब्दुल नसीर की गवर्नमेंट थी। तो गमाल अब्दुल नसीर एक हिस्टोरिक स्टेप लेता है। हिस्टोरिक इस वजह से भी है क्योंकि अभी तक जो वेस्टर्न नेशंस थे उनकी हेजेमनी थी, और ये पहली दफा उनके खिलाफ कोई अरब नेशन गया इस मायनों में। तो हुआ कुछ यूं कि आप एक बार मैप पे देखिए, फिर आपको बेहतर तरीके से ये समझ आएगा। मान लीजिए एक मैं रफ मैप ड्रॉ करूं, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये अपना यूरोप हो गया, दिस इज अफ्रीकन टेरिटरी, ठीक है, ये अपना ये इंडिया वाली टेरिटरी, ठीक है जी। तो अभी यहां पे अपना एक सी है जिसका नाम है जी मेडिटेरेनियन सी। कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। तो मान लीजिए वेस्ट को अगर साउथ एशिया के साथ या इधर साउथ ईस्ट एशिया है ना, इनके साथ ट्रेड करना है, कुछ सामान इधर उधर करना है, तो वो कैसे करेंगे? ओरिजिनली वो ये यहां से अफ्रीका के नीचे आके, भारत की खोज भी ऐसे ही हुई थी, है ना। तो 1948 में पोर्चुगीज भी, 1498 में पोर्चुगीज भी यहीं से आए थे। लेकिन इस डिस्टेंस को कम करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने एक चीज डिवाइस करी। वो बोले हम ना ऐसे करते हैं, यहां से जाएंगे मेडिटेरेनियन से, और यहां से जो एरिया जुड़ा हुआ है यहां से छोटा सा पीस काटेंगे, और इसी चीज को नाम दिया गया सुइज कैनाल का। और 1869 में ये सुइज कैनाल बनाई गई थी। तो अब ये इस रास्ते के जरिए दे कुड हैव गॉन हियर, रास्ता कम हो गया, राइट। तो सुइज कैनाल जो बन रही थी, ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि भाई 1869 से लेके अभी तक 1956 तक इसका जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल इसका ब्रिटिश और फ्रेंच की एक जॉइंट एंटरप्राइज थी, वो करती आ रही थी। लेकिन 1956 में आके इन्होंने क्या करा, गमाल अब्दुल नसीर ने इस सुइज कैनाल को, जो इजिप्ट में थी, पॉलिटिकली इजिप्ट में थी, इसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब इजिप्ट के कंट्रोल में आ गई। तो अब इनको कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है गमाल अब्दुल जब ने डिसीजन लिया। ये तब की पिक्चर्स हैं, देखिए इनकी पॉपुलैरिटी अपने नेशन में, क्योंकि जो इतने टाइम से वो बनता आ रहा था कि भाई जो जूस हैं आके बस रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, दिस दैट, वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ, इन्होंने बदला लिया उस चीज का। क्लियर। उसके बाद ये मैं जो आपको सीन बताया, तो इससे खफा होकर ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आए, ये इजराइल के पास गए, बोला इजराइल आज तक हम लोगों ने तुम्हारी फेवर करी है, सो नाउ इट इज द टाइम यू शुड रिटर्न द फेवर। और ये तीनों आके आपस में एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन करते हैं। तो जब ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन होता है, उसके अंदर ये इजराइल को बोलते हैं इजराइल हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, एंड आज तक जब भी बात थी कि जूस को आने देना जिया चाहिए नहीं देना चाहिए, हमने कभी भी मना नहीं करा, हम तुम्हारी सपोर्ट में रहे हैं। तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम उस पे इजिप्ट पे ऊपर या अरब नेशंस के ऊपर अटैक कर दो। इजराइल ने इजिप्ट पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक होता है तो इजराइल इजिप्ट से गाजा पट्टी और दूसरा शर्म अल शेख, ठीक है, यहां पे है जी शर्म अल शेख। अगर ये आप देखो तो इजराइल के साथ जो इजिप्ट का एरिया लगता है उसको सेनाई पेनिनसुला बोला जाता है। जैसे इंडिया पेनिनसुला है ना, जिसको 3 साइड से पानी लगता है, तो वैसे ही सेनाई पेनिनसुला बोला जाता है। तो वहां पे एक शहर है शर्म अल शेख, ठीक है। अगर ये मैं लाल कलर का हटा दूं तो यहां पे इजराइल की टिप बनती है यहां पे, और यहां पे जो पानी वाली जगह इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। तो शर्म अल शेख और यहां पे जो गाजा पट्टी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया जी। अभी जब कब्जा कर लिया, जब कब्जा पूरी तरह हो गया, तब बीच में से यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है भाई कब्जा हो गया इजराइल का, इजराइल यहां पे रोक दो, स्टॉप द क्राइसिस राइट नाउ। तो इजराइल क्या करता है जी, जो ये 2 टेरिटरीज उसने ली थी वापस लौटा देता है, एंड इट गोज बैक यूएसए की इंटरवेंशन की मदद से। उसके बाद नासिर के लेकिन एक्शन को देखते हुए इजिप्ट पे ऊपर अटैक हुआ, टेरिटरी आई, लेकिन यूएसए ने इंटरवेन करा और टेरिटरी वापस दिला दी। अभी जब नासिर के एक्शंस को देखा, क्योंकि अरब नेशंस में तो जो गमाल अब्दुल नसीर ने एक्शन करे थे वो हीरोइक थे, तो इसको देखते हुए अरब नेशंस के मन में एक चीज बात आई
कि भाई अगर इजिप्ट का लीडर ऐसे एक्शन ले सकता है तो कहीं जो अरब फलस्तीन की एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाई आज तक, जूस फलस्तीन की हो गई, तो उसमें कहीं हमारा फेलियर तो नहीं है? कहीं हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और उस वजह से अरब फलस्तीन नहीं बन पा रहा? तो ये आए सारे साथ में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कारण है इनके पीछे? तो बोले कि भाई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? बोले सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाता है जी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1964 में सबसे पहले पीएलओ का गठन करा जाता है जिसका नाम है जी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें फलस्तीन को लेना है इजराइल की आर्मी को हरा के। ठीक है जी, चलिए इसी के तहत ये देखिए ये मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं इनकी। ये वही अपने गमाल अब्दुल नसीर, ही इज द पर्सन जो फाउंडर थे पीएलओ के 1964 में। तो 1967 में जब पीएलओ बन गई तो ये बोलते हैं कि भाई 3 साल बाद उसके हम अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर, क्योंकि इनका मकसद क्या था? इजराइल की आर्मी को हटाना है फोर्सफुली, और इजराइल वाले एरिया पर भी हमें क्या चाहिए? अरब फलस्तीन। ठीक है, तो 1967 में इजिप्ट अपनी फोर्सेस को गैदर करता है। सिनाई पेनिनसुले की लोकेशन आपको पता है, इजिप्ट का पार्ट जो इजराइल के साथ लगता है वहां पे, और गल्फ ऑफ अकाबा जो मैं आपको नीचे बता रहा था, इन दोनों एरिया से इजिप्ट के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक हो जाता है। तो जब अटैक होता है तो ये अटैक चलता है 6 दिनों के लिए, और इसी वजह से ये वाला अटैक जो 1967 में हुआ था इसको बोला जाता है जी 6 डे वॉर। इसको फेमसली नाम भी पड़ गया 6 दिन का युद्ध। ठीक है, तो इसके तहत इजराइल रिटेलिएट बैक करता है और फिर से इजिप्ट से उसकी गाजा पट्टी और सेकंड थिंग छीन लेता है। फिर जब इजराइल के सोल्जर, इजराइल वाले सोल्जर बोले अपने कमांडर को कि भाई ये तो दूसरे दिन आ जाते हैं, तो इनका करा क्या जाए? हम तो तैयार होके आए हैं लेकिन युद्ध तो 6 दिन में खत्म हो गया, तो क्या अभी गाजा पट्टी लेके वापस चले जाए? उनके कमांडर बोले तो क्या मन है? कहते इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे, हम तो घर से तैयार होके आए हैं। तो बोले ऐसे करते हैं, सबसे पहले अगर ये है तो गाजा पट्टी तो हमने कब्जा कर लिया, तो बोले पहले यहां से इस तरफ चलते हैं और इस पे फतेह पाते हैं। ठीक है, सो दे सेड सब दूसरा नंबर पे गाजा पट्टी तो आ गई, बोले जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लो। जब जॉर्डन से उन्होंने वेस्ट बैंक छीना, क्योंकि जॉर्डन वाज आल्सो द वन अमंग द 5 कंट्रीज 1948 में जब वॉर हुई थी, और फिर बोले अभी भी मन नहीं भरा, तो बोले चलो ऊपर सीरिया चलते हैं और यहां से सीरिया से गोलन हाइट्स चुरा लेते हैं। ठीक है, तो जब 6 डे वॉर हुआ तो 1967 में इजराइल ने 3 टेरिटरीज छीनी अरब फलस्तीनियन से। अरब फलस्तीनियन बना के आए थे अपनी पीएलओ, लेकिन भारी किस पे पड़ गया? इजराइल भारी पड़ गया। तो इजराइल के पास अभी अरब फलस्तीन से गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और तीसरा गोलन हाइट्स, ये तीनों आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। उसके बाद जब अरब्स फिर से हार गए तो इनके पास फिर से रिजॉर्ट है, चलो यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन के पास गए, बोले यूएन हमसे गलती हो गया, जो हमारा लैंड इन्होंने ले लिया है वो हमें प्लीज दिला दीजिए। तो यूएन ने इंटरवेंशन करा और यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास करा जिसका नाम रखा गया जी रेजोल्यूशन 242, और इजराइल को बोला कि भाई इजराइल आप ना जो 1967 से पहले वाला आपका बॉर्डर था वहां पे चले जाइए, यानी कि गाजा पट्टी छोड़ दीजिए, वेस्ट बैंक छोड़ दीजिए, ऊपर से गोलन हाइट छोड़ दीजिए। लेकिन पहली बार, पहले भी 1948 के टाइम पे इजराइल ने कब्जा करा, लेकिन यूएन की इंटरवेंशन से उसने छोड़ दिया। उसके बाद फिर से इजराइल के ऊपर हमला हुआ, लेकिन अमेरिका के इंटरवेंशन से उसने छोड़ दिया। लेकिन इस बार जब हमला हुआ तो व्हाट हैपेंड? इजराइल ने मना कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। इजराइल ने जब यूनाइटेड नेशंस को मना करा तो अरब्स के मन में आया कि भाई इजराइल कल 20 साल पहले पैदा हुई कंट्री, इसमें इतनी हिम्मत की यूनाइटेड नेशंस को मना कर रही है। तो उस वक्त के ऊपर 1967 से जो 1964 में पीएलओ बना था वो रेडिकलाइज होना शुरू हो गया, वो कट्टरता की ओर बढ़ने लगा कि भाई इनको तो मिटाएंगे व्हाट मे बी। ठीक है जी, चलिए। तो जब पीएलओ मोर रेडिकलाइज हुआ तो उसमें से एक ग्रुप निकल के आया। वो पीएलओ मान लीजिए 100 बंदों का एक ग्रुप है, उसमें से 10 बंदे जो कोर रेडिकलाइज्ड थे, जो वेपन्स के जरिए इजराइल को खत्म करने में विश्वास रखते थे, उनका एक ग्रुप निकल के आया जिसका नाम रखा गया फाता। ठीक है, फाता। ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमास इज 1989 के टाइम पे बना। ये हमास से भी पहले का ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ता आया है। ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो फाता यासीर अराफात नामक व्यक्ति थे। ही इज यासीर अराफात। ये देखो अब गमाल अब्दुल नसीर से मिल रहे हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, तो इनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया फाता।
फाता एक एक्रोनियम है, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसका मतलब है फिलिस्तानिया अल वतनिया अल तहरीर अल हरकत। ठीक है, तो इसके अंदर पीएलओ को रेडिकलाइज करा गया और इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने प्लान बनाया योम किपुर। अभी आप समझो तो योम किपुर प्लान क्या है। तो योम किपुर यहूदियों का यानी कि ज्यूज का एक पावन पवित्र दिन होता है, दे सेलिब्रेटेड दिस डे। ठीक है, तो इस दिन जब योम किपुर दिन के दिन जब सेलिब्रेट कर रहे थे इजरायली, तो इन्होंने उस सेलिब्रेशन के टाइम के इजरायलियों के ऊपर 6 अक्टूबर 1973 में अटैक कर दिया फिर से। अभी सोचो न्यूली बॉर्न कंट्री है, 25-26 सालों में ये कितने 1 2 3 4 चौथा अटैक हो गया। राइट, तो इजराइल जब आया तो इजराइल को पता चला कि भाई ऐसा अटैक हो गया है, तो इजराइल ने मदद मांगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से की मदद से इजराइल ये युद्ध जीत गया। और अगर आपको मेरा G20 वाला वीडियो याद हो, हमने G20 की फॉर्मेशन के पहले G7 का जिक्र किया था। और G7 कब आया था? जब ओपेक नेशंस ने एम्बार्गो लगा दिया था। ओपेक में कौन था? अरब नेशंस। किसके ऊपर लगा दिया था? वेस्टर्न नेशंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इजराइल की सपोर्ट में आए थे योम किपुर वॉर में। तो ये वही सिचुएशन है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट से इजराइल जीता, लेकिन इसके रिटेलिएशन में, क्योंकि जंग तो जीत नहीं पाए, कुछ तो बदला लेंगे। और पीएलओ की सपोर्ट में है कौन? पीएलओ किसने बनाया? अरब नेशंस ने आके। तो जो तेल दे रहे थे ये वेस्टर्न नेशंस को, उसको इन्होंने रोक दिया। तो जब तेल इन्होंने सप्लाई बंद करी, इजराइल ने तो सबको हरा दिया। लेकिन जब ऑयल की सप्लाई बंद हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो G7 का गठन करा, G6 था पहले, फिर +1 हुआ, G7 आया। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया कैसे जाए। और उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स डिवाइस कर लिए कि भाई अगर ये ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगा रहे हैं अरब नेशंस, तो हम अपने आप को संभाल लें। अभी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तो अरब नेशंस अगर उनका तेल बंद कर रहे हैं, लेकिन तेल से पैसा भी तो आ रहा था, वो अरब नेशंस को कहां से आएगा? तो अरब नेशंस फिर से आए कि भाई सुलह कर लेते हैं। ठीक है, तो अरब नेशंस ने फिर से बोला कि भाई प्लीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को बोलो कि जो 1967 से पहले की टेरिटरीज हैं, यानी कि गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक और गोलन हाइट्स, प्लीज हमें दे दो। ठीक है, तो फिर से सुलह हुई। तो यूएसए को इस टाइम पे मौका मिल गया, क्योंकि यूएसए को एक चीज चाहिए थी अपना दबदबा मिडिल ईस्ट में बनाने के लिए। तो यूएसए ने 1978 में कैंप डेविड टॉक्स बुलाई। तो कैंप डेविड टॉक्स के अंदर एक तो इजराइल आए, ज्यूज आए, इजराइलीज, एंड दूसरे नंबर पे अरब्स में से किसी को आना था। तो अरब्स में से यहां तो पीएलओ आती ऑर्गेनाइजेशन, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सभी मेंबर्स थे, और फाता उसमें से अभी यासिर अराफात उसको लीड कर रहे थे, या इजिप्ट आता। तो लेकिन पीएलओ को नहीं बुलाया, पीएलओ नहीं आया, और आया इजिप्ट। और इजिप्ट में तब तख्ता पलट चुका था और सादत अनवर थे। तो जब इजिप्ट आया, याद करिए इजिप्ट कौन है? 1948 में इजिप्ट ने लीड करा, इजिप्ट वाज वन ऑफ देम। 56 के टाइम पे फिर से जब युद्ध हुआ, फिर से इजिप्ट वाज वन। 1964 वाले में फिर से इजिप्ट वाज वन, 67 वाले में फिर से इजिप्ट वाज वन, 73 में फिर से इजिप्ट वाज वन। तो ये एक मेन चीज समझी जा रही थी। तो इस वजह से इजिप्ट को पहले तो बुलाया गया। तो इसका आउटकम ये निकला कि भाई इजराइल ने बोला कि मैं टेरिटरी तो नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव द टेरिटरीज, आई विल नॉट गो बैक टू 1967 बॉर्डर्स, बट जो आपके फलस्तीन उन टेरिटरीज में रह रहे हैं, जो अरब फलस्तीन रह रहे हैं, मैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दूंगा रहने के लिए। और इजिप्ट से उन्होंने प्रॉमिस मांगा कि इजिप्ट ये चीज तब होगी जब तुम हमें प्रॉमिस करोगे कि जो तुम हरकतें पिछले सालों में करते आए हो, तुम फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। तो इजिप्ट मान गया। और पहली बार अरब वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी आई जिसने इजराइल के साथ, इजराइल की होंद को एक्सेप्ट करा और इजराइल के साथ समझौता करा। तो 1979 में इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री। इसी के चलते हुए अरब वर्ल्ड में यह आया कि भाई पीएलओ ने तो पार्टिसिपेट नहीं करा, और अब तो हमारा एक मेंबर उनकी तरफ भी चला गया। तो इट वॉज अगेन अ फेलियर। जब ये फेलियर हुआ, तो इस फेलियर के दौरान लोगों को लगा कि भाई अब जो नेशंस, अरब फलस्तीनियंस को लगा कि भाई जो नेशंस आज तक हमारी सपोर्ट में थे वो भी जाने लगे हैं, तो हम करें तो करें क्या? दे सेड अभी हमें खुद को हथियार अपने हाथों में उठाने पड़ेंगे, एंड वी विल रोज इन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द इजरायली आर्मी। और जब लोग खड़े हुए इजराइल की आर्मी के खिलाफ, उसको बोला जाता है पहला इंतिफाड़ा। और जब यह पहला इंतिफाड़ा खत्म हुआ, और पहला इंतिफाड़ा के खत्म होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन उसी इंतिफाड़ा लोगों में से उभर के आई, उसका नाम है जी हमास, जिसने अभी प्रेजेंटली अटैक करा। समझ रहे हैं आप बात?
उसके बाद पहला इंतिफाड़ा के एंड में से हमास नामक ऑर्गेनाइजेशन उभर के आई लोगों में से ही, और उसको जो कमांड थी शेख अहमद यासीन ने दी। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पे बेस्ड है? गाजा पट्टी में। तो अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे क्यों अभी वाला प्रेजेंट अटैक गाजा पट्टी से हुआ है, क्यों जो पैराग्लाइडर्स आ रहे थे वो गाजा पट्टी की तरफ से आ रहे थे, और क्यों बार बार इजराइल ये बोल रहा है कि भाई गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप के जो लोग हैं दे विल रिमेंबर इट फॉर सेंचुरीज एंड नॉट ऑफ वेस्ट बैंक। ये रीजन है इसका। ठीक है, चलिए। उसके बाद जब हमास एज ऑर्गेनाइजेशन आई, इन्होंने एक कसम खाई, बोले कि हम करें क्या, तो साथ में तो आ गए, क्या करें? बोले कसम खाते हैं इजराइल की मिलिट्री को जड़ से मिटाएंगे, इजराइल की मिलिट्री को जड़ से मिटा के इजराइल को खत्म करेंगे फलस्तीन में से। तो इस टाइम के ऊपर जो फाता ऑर्गेनाइजेशन थी यासिर अराफात वाली, जो हमने पहले डिस्कस करा, उसका स्टैंड थोड़ा सा बदल गया। वो बोले अभी देखो दो ग्रुप्स बन गए हैं, पीएलओ हैज बीन डिवाइडेड। हमास को तो इजराइल को मिटाना है अरब फलस्तीन से, और सारे का सारा फलस्तीन उन्हें अरब फलस्तीन बनाना है। लेकिन यासिर अराफात वाला जो अपना फाता ग्रुप है, फाता ये चाहता है कि भाई जो 1967 में बॉर्डर्स प्रॉमिस हुए थे या 1948 में प्रॉमिस हुए थे और उसके बाद 1967 तक रहे, कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक हमें मिल जाए अरब फलस्तीन के लिए और बाकी इजराइल करे, हम उसी पॉलिसी में बिलीव करते हैं। और लेकिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जब अरब फलस्तीन बनेगा तो हमें वहां पे पूरी ऑटोनॉमी चाहिए। ये फाता का स्टैंड था। दे सेड दे विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अरब फलस्तीन इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। इसके बाद आगे बढ़े तो साल आ जाते हैं जी हमारा कोल्ड वॉर का। विश्व शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध खत्म हो गया। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो आपको पता है रशिया और यूएस में से कौन सी पावर उभरी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको रियलाइज होगा 1991 से एक्टिवली इसमें उतरने जा रहा है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। पहले भी था, लेकिन अब इजराइल फलस्तीन वाले युद्ध में एक्टिवली उतरेगा। तो सबसे पहले इसने आते ही जब हमास और फाता डिवाइड हो गए, इसने अरब नेशंस को बुलाया। बोले अरब नेशंस आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ। वो इकट्ठा हो गए। बोले अब क्या करें? बोले मैड्रिड में आ जाओ, बातचीत करते हैं। तो जब वो मैड्रिड स्पेन में बातचीत हुई, यहां पे पीएलओ नहीं आया, लेकिन बातचीत हो गई मैड्रिड टॉक्स में। बट पीएलओ जो फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फलस्तीन खुद के लोगों का हमास और फाता, वो नहीं थे। तो जो ये अरब नेशंस आए, इसका आउटकम ये निकला कि इसमें इन्होंने दूसरी बार जो दूसरी कंट्री थी, इजिप्ट ऑलरेडी आ चुका है, इजराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, और जॉर्डन नामक जो कंट्री थी जो इस तरफ थी, मैंने आपको मैप पे बताया, उसको इजराइल के साथ पीस ट्रीटी करवा दिया। पीस ट्रीटी लेबनान की भी होने लगी थी, लेकिन लेबनान की नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि लेबनान में ईरान के इन्फ्लुएंस के साथ एक चल रहा ग्रुप जिसका नाम हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह था। समझ रहे हो अभी कहानी? इसी वजह से दूसरा एंटीसिपेशन करा जा रहा है कि इजराइल नेक्स्ट अटैक ईरान पे करेगा। और इस हमास में, क्योंकि हिजबुल्लाह इज फ्रेंड ऑफ हमास, और यही कारण था कि लेबनान की जो पीस ट्रीटी इजराइल के साथ 1991 के दशक में होने जा रही थी, वो फेल हो गई थी। और अभी भी हिजबुल्लाह इज सपोर्टर ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद 1993 में फिर से बुलाया गया, तो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। ओस्लो अकॉर्ड्स का सिग्निफिकेंस ये था कि भाई पहली बार इजराइल और पीएलओ एक साथ एक ही टेबल पे थे, एक साथ एक ही टेबल पे थे। तो इजराइल और पीएलओ जब एक साथ आए तो इजराइल ने एक प्रॉमिस करा। इजराइल बोला कि भाई मैं ग्रेजुअली जो तुम लोग मेरे से चाहते हो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, उससे विड्रॉल करूंगा। ग्रेजुअली आई विल विड्रॉ फ्रॉम देयर। एंड बोले लेकिन मैं एक शर्त पे करूंगा, फलस्तीन पीएलओ आप लोग वायलेंट हो नेचर में। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक छोड़ूं और आपको वो मिले, तो उसके बाद आपको एक फलस्तीनियन अथॉरिटी बनानी होगी, जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी होगी जिसके तहत अच्छे तरीके से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को गवर्न किया जाएगा। तो फलस्तीनियन अथॉरिटी तो मान गई इस बात, लेकिन मानी क्यों? क्योंकि इजराइल ने प्रॉमिस करा था कि भाई आई विल ग्रेजुअली विड्रॉ। लेकिन उसके बाद कुछ होता है। 1996 इजराइल में एक राइट विंग गवर्नमेंट आ जाती है। अभी राइट विंग गवर्नमेंट मतलब, राइट विंग का मतलब होता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव वो नहीं है जो आप इनफॉर्मली यूज करते हो कि भाई इसकी सोच बहुत कंजर्वेटिव है, वो नहीं। कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई दे वांट टू कंजर्व समथिंग। कंजर्व मतलब होता है वो कुछ प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। तो राइट विंग गवर्नमेंट जब भी आती है वो कंजर्व क्या करना चाहती है? अपने ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, अपने ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम के हिसाब से क्या था? हम नहीं छोड़ेंगे, विल नॉट लीव।
उसी के चलते हुए इजराइल ने अपना जो प्रॉमिस करा था और उसके बदले में पीए बनाने का प्रॉमिस लिया था, अपने प्रॉमिस को इजराइल ने विड्रॉ कर लिया। बोले कि भाई नहीं, हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले मन बदल गया। ठीक है, उसके बाद जो इजराइल के पीएम थे, क्योंकि लड़ाई अंत में वो तो जगह की तो है बट रिलीजियस प्लेसेस की भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पे एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। यहां पे इन्हीं का, मुस्लिम्स का जगह है, दैट इज डोम ऑफ रॉक। एंड तीसरी जगह है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज योर ये होली वॉल। ये मुस्लिम्स का है, अरब्स का, ये भी मुस्लिम्स का। और ये जो होली वॉल है ये ज्यूज की है। और ये बिल्कुल पास पास है आपस में। एंड तीसरा, अल अक्सा मॉस्क से 2.1 किलोमीटर की दूरी पे होली चर्च है ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, तो ये सीन है रिलीजियसली, इस वजह से इनको जेरूसलम चाहिए। और जेरूसलम, लेकिन पार्टीशन के प्लान पे जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी में रखा गया था ना। वो जैसे हमने बात करी थी ना कि यूएन ने पार्टीशन प्लान दिया, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक वाला एरिया वुड बी अरब फलस्तीन, दूसरा वुड बी इजराइल, लेकिन तीसरा उन्होंने एक एरिया निकाला था ज्यूज का, सॉरी जेरूसलम का, वो इंटरनेशनली गवर्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल में राइट विंग गवर्नमेंट आई तो उनके पीएम ने मना भी करा और साथ में वो अल अक्सा मॉस्क जाके आए। तो इसकी वजह से हमास के लोग जो थे, हमास में लोग ही तो थे, वो और ज्यादा इरिटेट हो गए। और यहां से ओरिजिन आता है जी आपके सेकंड इंतिफाड़ा का। सेकंड इंतिफाड़ा हुआ तो चीजें और बिगड़ गई, इजराइल को फिर से वायलेंस फेस करनी पड़ रही थी। तो वायलेंस की वजह से 2003 में फिर से इजराइल माना। इजराइल बोला ठीक है जी, आप लोग वायलेंस मत करो, मैं अपना डिसएंगेजमेंट प्लान अनाउंस करता हूं, और अनाउंस करके 2005 से पहले आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं कर दूंगा, बट हमास प्लीज स्टॉप द सेकंड इंतिफाड़ा। हमास सेड ऑल राइट। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना, कुदरत भी नहीं चाहती कि यहां का इशू है जो डिसॉल्व। उसी के दौरान जब 2003 में इजराइल ने यह बोला, 2004 में यासीर अराफात, वही अपने फातह वाले, उनकी डेथ हो जाती है, ही डाइस। अभी जब वो मर गए तो उसके बाद 2005 में इजराइल का तो डिसएंगेजमेंट का प्लान है ही, इजराइल ने प्रॉमिस पूरा करा। लेकिन यासीर अराफात की डेथ के बाद फातह वाज वीक, फातह वीक हो चुका था। तो उसी के बाद जो पीए इन्होंने बनाया था, यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इलेक्शंस करवाने के लिए, क्योंकि इजराइल ने 2005 में प्रॉमिस पूरा कर दिया, बारी उनकी थी। तो जब इलेक्शंस हुए तब इलेक्शंस में हमास और पीए यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आपस में डिवाइड होकर इलेक्शंस में खड़े हुए। पीए कौन डोमिनेट कर रहा था? फातह। लेकिन जब रिजल्ट्स आए उसके, रिजल्ट्स वर वेरी एस्टॉनिशिंग। और यहां पे एस्टॉनिशिंग इसलिए भी थे क्योंकि पीए में फातह था जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और लास्टली उसमें यूएस और एलाइज भी पीए को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसका स्टैंड तो नॉर्मल था ना। उनको ये नहीं था कि इजराइल खत्म हो, उनको ये था कि भाई जो हमारी जगह प्रॉमिस है वो हमें मिल जाए। तो इसलिए यूएस और उसके एलाइज पीए को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो हैरानीजनक थे। गाजा पट्टी में तो हमास ने वन साइडेड मेजोरिटी से हराया पीए को, और वेस्ट बैंक में जो इस तरफ वाला एरिया था वहां पे फातह जीता, लेकिन बहुत कम मेजोरिटी से, इतना ज्यादा फर्क नहीं था। तो अभी डिवाइड हो चुकी है टेरिटरी। जो अरब फलस्तीन था उसमें से गाजा पट्टी में हमास, और इधर वेस्ट बैंक में कौन है? फातह। चलिए बात आगे बढ़े तो बोले अब करें क्या? तो अरब फलस्तीन वाले बोले कि भाई पहले की तरह नहीं, जूस ने तो अपना बना लिया था, हम 1948 में भी रह गए थे, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। तो दे सेड वी वांट टू फॉर्म नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। हमास और पीए को पकड़ के साथ में लाया गया, और जब हमास और पीए, आपको पता है कि फातह डोमिनेट कर रहा था, हमास से एक आदमी को चुना गया, खालिद मशाल, और दूसरा फातह में से मोहम्मद अब्बास को चुना गया। तो दोनों ने साथ में आके एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसको एनयूजी बोला जाता है, उसका फॉर्मेशन करा। लेकिन आपको पता है पावर जब आती है तो इन दोनों में एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो थे ही। हमास ने अभी तक कभी भी, आपने कोई भी अगर हमने अकॉर्ड्स देखा हो तो हमास ने कभी भी नहीं माना कि भाई हम इजराइल को एलिमिनेट नहीं करना चाहते। तो इसके चलते हुए हमास वर्सेस फातह में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उसके बाद 2007 में जब यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, 5 में गवर्नमेंट बनी, 7 में एनयूजी कोलैप्स हो गई। तो उसके बाद से अभी तक गाजा पट्टी में हमास काबज है और वेस्ट बैंक में फातह है। समझ रहे हो? चलिए उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, चलता रहा। बीच बीच में हमास कभी कभी अटैक करता रहा, इजराइल जवाब देता रहा। लेकिन 2014 में, सिंस आपको पता है पीए नामक ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है वेस्ट बैंक को,
जो इस तरफ वाली टेरिटरी है, और वहां पे क्योंकि वो यूएसए के अलाइज भी हैं, तो यूएसए के साथ उनकी बन गई है, वो शांत लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स आप कुछ तो करो, लेट अवर पीपल हैव नो, कि भाई हमारा भी चलता है थोड़ा। तो उनकी मदद से 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से उनको यूएन का एक नॉन रजिस्टर्ड नॉन मेंबर स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो ये है जी फाता का स्टेटस जो वेस्ट बैंक में है। बट हमास कंटिन्यूड इट्स ऑब्जेक्टिव, हमास बोले हम तो भाई मिटाएंगे, वी वांट टू एलिमिनेट इजराइल एट एनी कॉस्ट। और वही अभी के जो रिजल्ट्स हैं, अभी वाला जो युद्ध है, इसके पीछे का कारण ये, क्योंकि हमास है क्या, लोग जब आर्म्स में इकट्ठे हुए थे, पहला इंतिफाड़ा आया था, वहां से तो हमास निकला है। उसके बाद फिर से, बिकॉज पीपल आर वेरी अटैच टू देयर रिलीजन, जब उनके पीएम ने फिर से अलग-सा मॉस्क करा, मॉस्क में विजिट करा, सेकंड इंतिफाड़ा आया, और हमास अभी भी मन में वही लेके बैठा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, ऐसे ही चलता रहा 2014 से लेके 2020, 21, 22 तक। और बीच बीच में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हुई, वो 3 जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को डिस्कस करके हम क्लास को समाप्त करेंगे। एंड आई फील अब आप उस पोजीशन में आ गए हो कि भाई आप समझ पाओ चल क्या रहा है यहां पे। ठीक है, तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स थे। अब्राहमिक अकॉर्ड्स का मतलब यह है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स मीडिएट करवा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इज मीडिएटिंग बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब नेशंस। तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स के चलते 2 कंट्रीज तो पहले आ चुकी हैं, आपको पता है 1979 में वी हैव इजिप्ट, उसके बाद 1990s के पीरियड में वी हैव जॉर्डन। इसके बाद थर्ड कंट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब्राहमिक अकॉर्ड्स के चलते इजराइल के साथ पैचअप कराया, दैट वाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, और अगर उसने पैचअप करा तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एज अ रेसिप्रोकल जेस्चर यूएई के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करे। इन दोनों में अभी ट्रेड डील भी साइन हो चुकी है। अब ये समझिए इन सब देशों को अपने अपने, देखो ईरान एक डोमिनेंट पावर है वहां पे। ठीक है, अभी हम अगले में देखते हैं कि ईरान एक डोमिनेंट पावर है, तो यूएई का साथ में आना यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल को एक्सेप्ट करना, एक तो सबसे पहले वो ईरान को काउंटर कर पाता, और दूसरा उसको जो यूएस के सपोर्ट की ऑर्बिट है कि भाई हमारे पास यूएस की सपोर्ट है, इवन इफ ईरान वुड बी डोमिनेट वी वुड बी एबल टू काउंटर दैट, तो वो आ जाता। उसके बाद अब्राहमिक अकॉर्ड्स के चलते यूएई थर्ड कंट्री बना, और साथ में ही यूएई के बाद बहरीन, सूडान और मोरक्को को भी साथ में, ये भी अरब नेशन से मिला लिया गया। इसके बाद अगर आप ईरान फैक्टर देखो, वही जो मैंने आपको बताया कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, वो देखते हैं कि भाई जो ईरान एज अ लीडर है इस एरिया में, उसकी जो इंटेंशंस है वो एक्सपेंशनरी इंटेंशंस हैं, वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता। उस चीज को काउंटर करने के लिए इट इज मस्ट फॉर अस कि भाई हमें यूएसए का सपोर्ट चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, अगर जो यूएसए का पिवट है मिडिल ईस्ट में इजराइल, उसको हम एक्सेप्ट कर ले, और उसी के तहत वो चीज करी गई। तो अभी इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई अगला अटैक इजराइल में अटैक ईरान। ठीक है, चलिए, एंड लास्टली चाइना फैक्टर भी इमर्ज हो रहा है। अभी चाइना क्या कर रहा है, इफ यूएई इज अ पावर, है ना, यूएई इज पैचिंग अप विद इजराइल, और वो इन द एंड किसके क्लाउट में, यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाउट में, और चाइना वांट्स टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस वजह से ये सऊदी अरेबिया जो दूसरा मेजर पावर है ना, एंड ईरान, इन दोनों का पैचअप करवाना चाह रहा है। ठीक है, सो यू कैन रीड द राइज ऑफ चाइना एज अ की व्हिच वाज बिहाइंड एन अटेम्प्ट एट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान दिस ईयर। It also shows that China utilizing its economic heft to emerge as a player in the regions that were so far mostly seeing US involvement. ठीक है, तो अभी अटैक हो चुका है। अभी लास्ट हम जो एंड करने जा रहे हैं दैट इज कि भाई आपको पता हो हमास का कौन सपोर्टर है कौन नहीं। इजराइल का तो सबको पता है, तो कतर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, ईरान इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, लेकिन प्रेजेंटली कल ही ईरान ने डिसएसोसिएट कर लिया है। डिसएसोसिएशन, कि हम एसोसिएशन था लेकिन डिसएसोसिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ईरान इज सपोर्टिंग लेबनान में हिजबुल्लाह इज फ्रेंड्स विद हमास। ठीक है, उसके बाद लेबनान सपोर्ट करता है, और यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये अटैक्स को कंडेम करते हैं कि भाई हमास गलत कर रहा है। सीरिया एंड हिजबुल्लाह दे आर अलाइंड विद हमास, एंड लास्टली यूरोप ये सपोर्ट करता है कि इजराइल का राइट टू डिफेंस के इजराइल, अगर वो तुम पे अटैक कर रहे हैं तो मारो इसको। ठीक, सो दैट वाज द एनालिसिस। आई होप इस एनालिसिस के बाद आपको बिल्कुल एक वो ग्रिप आ गई है इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की। आपका क्या विचार है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? 2 स्टेट सॉल्यूशन जो लेके आए थे कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, दिस एंड दैट, जेरूसलम क्वेश्चन, दिस, तो आप अभी बेटर पोजीशन में, जब भी न्यूज आएगी उसको पढ़ के एक एनालाइजेशन करने में आप एक बेटर पोजीशन पे हो गए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।